नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो शायद फ्रंट लाइन पर न दिखे पर किसी भी अस्पताल के सही तरह से चलने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये है इन्वेंट्री कंट्रोल। मतलब जो दवाएं हैं, दूसरा ज़रूरी सामान है, उसका स्टॉक कैसे मैनेज किया जाए। हमारे पास इस पर कुछ नोट्स और जानकारी है, तो आज का मकसद है कि इसमें जो मुख्य तकनीकें हैं उनको समझें और ये भी देखें कि ये अस्पतालों के लिए असल में इतनी ज़रूरी क्यों है। तो आज हम कुछ खास तरीके पर बात करेंगे, जैसे ABC विश्लेषण है, VED विश्लेषण, फिर EOQ, लीड टाइम और बफर स्टॉक। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, इनका सीधा असर पड़ता है पेशेंट केयर पर, अस्पताल के फाइनेंस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ABC विश्लेषण। सुना तो है इसके बारे में, पर ये अस्पतालों में काम कैसे करता है? ABC विश्लेषण इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक बहुत ही कह सकते हैं बुनियादी और असरदार तरीका है। इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि आप चीज़ों को उनके महत्व या कह लें उनके मूल्य के आधार पर बांट देते हैं, ताकि आप अपना ध्यान, अपने संसाधन मतलब टाइम, पैसा, वो सही जगह लगा सकें। इसे सिलेक्टिव कंट्रोल भी कहते हैं। अच्छा, तो ये ABC का मतलब क्या हुआ? मैंने कहीं पढ़ा था ऑलवेज बेटर कंट्रोल जैसा कुछ, वो शायद ठीक नहीं था। हाँ, वो इसकी स्टैंडर्ड परिभाषा नहीं है। देखिए, जो मानक ABC विश्लेषण है उसमें इन्वेंट्री आइटम्स को 3 ग्रुप्स में बांटा जाता है। पहला है A श्रेणी। इसमें वो आइटम्स आते हैं जो शायद गिनती में कम हो, मान लीजिए कुल आइटम्स का 10-20%, लेकिन उनकी जो कीमत है वो कुल इन्वेंट्री लागत का बहुत बड़ा हिस्सा, करीब 70-80% तक होती है। अच्छा, मतलब कम चीजें लेकिन महंगी। महंगी या फिर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली। इन पर सबसे ज्यादा ध्यान, सबसे कड़ा कंट्रोल रखना होता है। ठीक है, और B और C? कुल कीमत बहुत कम होती है, कुल लागत का सिर्फ 5 से 10%। तो इन पे थोड़ा कम ध्यान दें तो भी चलता है, मतलब नियंत्रण थोड़ा ढीला रख सकते हैं। समझ गई। तो ये एक तरह से वो 80-20 रूल जैसा हुआ। अपनी ज्यादातर एनर्जी उन 20% चीजों पर लगाओ जो 80% वैल्यू रखती हैं। लेकिन अस्पताल में A श्रेणी में सिर्फ महंगी दवाएं ही आएंगी, या अब जैसे बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली कोई सस्ती चीज भी आ सकती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। जरूरी नहीं कि ए में सिर्फ महंगी चीजें हों। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज, मान लीजिए कोई खास तरह की सिरिंज है, प्रति यूनिट सस्ती है पर इस्तेमाल इतनी ज्यादा होती है कि साल भर की उसकी कुल लागत उसे A या B श्रेणी में ले आती है। अच्छा। और दूसरी तरफ कोई बहुत महंगी दवा है जो साल में एक आध बार ही लगती है, तो वो शायद B या C में चली जाए। तो सिर्फ कीमत नहीं देखते, बल्कि वो कितनी इस्तेमाल हो रही है, उसकी मात्रा और कीमत दोनों का गुणनफल यानी कंजम्पशन वैल्यू देखना ज्यादा सही रहता है। हाँ। अस्पतालों के लिए A श्रेणी में महंगी एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, इम्प्लांट्स हो सकते हैं, जीवन रक्षक दवाएं हो सकती हैं। लेकिन साथ ही जैसा आपने कहा, शायद बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ग्लव्स या ड्रेसिंग मटेरियल की कुल लागत भी उन्हें ऊपर ले आए। असली चुनौती है सही से क्लासिफाई करना और फिर A आइटम्स की निगरानी को मजबूत करना। मतलब रेगुलर स्टॉक चेक, बिल्कुल सटीक रिकॉर्ड रखना, शायद बेहतर सिक्योरिटी भी। हाँ, ये वर्गीकरण तो काफी सोच समझ के करना पड़ता होगा। अच्छा, अब अगली तकनीक पर आते हैं, VED विश्लेषण। VED ये क्या है? VED का मतलब है वाइटल, एसेंशियल और डिजायरेबल। जी। वाइटल यानी अति आवश्यक, एसेंशियल यानी आवश्यक और डिजायरेबल मतलब वांछनीय। तो जैसा नाम से लग रहा है, ये कीमत पर नहीं बल्कि मरीज की देखभाल के लिए या अस्पताल के काम के लिए वो चीज कितनी जरूरी है उसके क्रिटिकलिटी पर आधारित है। बिल्कुल, ये क्लासिफिकेशन सीधे सीधे पेशेंट सेफ्टी से जुड़ा है। देखिए, वाइटल यानी V कैटेगरी में वो दवाएं या सप्लाई आती हैं जिनकी कमी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर ये ना हो तो मरीज की जान को खतरा हो सकता है या अस्पताल का कोई जरूरी काम रुक सकता है, जैसे इमरजेंसी दवाएं, वेंटिलेटर के पार्ट्स, ऑपरेशन थिएटर की कोई खास सप्लाई। हाँ, बिल्कुल। इनकी उपलब्धता तो हर समय पक्की करनी ही होती है, चाहे लागत जो भी हो। ठीक है। और एसेंशियल यानी E श्रेणी में वो चीजें हैं जिनके बिना अस्पताल कुछ समय तक शायद काम चला ले, लेकिन उनकी कमी से सर्विस की क्वालिटी पर या अस्पताल की एफिशिएंसी पर बुरा असर पड़ेगा। जरूरी है, पर वाइटल जितनी तुरंत जानलेवा कमी नहीं होगी। और डिजायरेबल यानी D श्रेणी में वो आइटम्स हैं जिनकी कमी से अस्पताल के मुख्य काम पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये शायद मरीज के आराम के लिए हो या कोई वैकल्पिक दवा हो जिसके और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। इनका स्टॉक कम रखा जा सकता है या जरूरत पड़ने पर ही मंगाया जा सकता है।
तो वीईडी हमें ये तय करने में मदद करता है कि किन चीज़ों का स्टॉक तो कभी ख़त्म होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये तय करना हमेशा आसान होता है कि कौन सी दवा वाइटल है और कौन सी एसेंशियल? कई बार ये स्थिति पर भी तो निर्भर करता होगा। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है। ये क्लासिफिकेशन कई बार थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता है और इस पर डॉक्टर्स, फार्मासिस्टों, मैनेजमेंट सबको मिलकर एक राय बनानी पड़ती है। हो सकता है कोई दवा किसी खास मरीज के लिए किसी खास सिचुएशन में वाइटल हो, जबकि आमतौर पर उसे एसेंशियल माना जाता हो। यहीं पर तजुर्बा, एक्सपर्ट्स की राय, ये सब काम आता है। अस्पताल में अक्सर एक कमेटी होती है जो ये तय करती है कि कौन सी दवा किस कैटेगरी में रहेगी, और इस लिस्ट को समय समय पर रिव्यू भी करना पड़ता है। अच्छा। वीडीडी का असली फायदा ये है कि ये मैनेजमेंट का ध्यान उन चीजों पर फोकस कराता है जो मरीज की जान के लिए सबसे जरूरी हैं, खासकर तब जब संसाधन सीमित हों। ये पक्का करता है कि कम से कम वाइटल चीजों की कमी तो कभी ना हो। यानी सुरक्षा पहले, लागत बाद में, खासकर वाइटल आइटम्स के लिए। ये समझ आता है। चलिए अब लागत पर आते हैं। तीसरी तकनीक है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसे शायद आर्थिक ऑर्डर मात्रा कह सकते हैं। इसका क्या उद्देश्य है? EOQ का जो मेन मकसद है वो ये पता लगाना है कि एक बार में किसी चीज का कितना स्टॉक मंगाएं, मतलब कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करें, ताकि इन्वेंट्री से जुड़ी जो कुल लागत है वो कम से कम हो। हाँ। इसमें दो तरह की लागतों को बैलेंस करने की कोशिश होती है। एक तो ऑर्डर करने की लागत, मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, और दूसरी सामान को स्टॉक में रखने की लागत, जिसे होल्डिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट कहते हैं। जी, ये एक क्लासिक इन्वेंट्री मॉडल है जो एक संतुलन, एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। देखिए, अगर आप बार बार ऑर्डर करते हैं छोटी छोटी मात्रा में, हाँ, तो आपका सामान रखने का खर्चा कम रहता है क्योंकि आपके पास औसतन स्टॉक कम होता है। जैसे गोदाम का किराया, इंश्योरेंस, सामान की देखभाल, उसके एक्सपायर होने का रिस्क, ये सब कम। लेकिन आपकी ऑर्डर देने की लागत बढ़ जाती है, हर बार ऑर्डर प्रोसेस करने का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा वगैरह। और अगर एक ही बार में बहुत सारा सामान मंगा लें तो ठीक इसका उल्टा होता है। आपकी ऑर्डर देने की लागत तो कम हो जाती है क्योंकि आप साल में बस कुछ ही बार ऑर्डर करते हैं, पर आपके पास हर समय बहुत सारा स्टॉक पड़ा रहता है, तो उसे रखने की लागत यानी होल्डिंग कॉस्ट वो बहुत बढ़ जाती है। हाँ, जगह भी ज्यादा चाहिए, पैसा भी ब्लॉक होता है। बिल्कुल, पैसा ब्लॉक होता है और सामान के खराब होने या एक्सपायर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। तो EOQ एक मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करके वो क्वांटिटी निकालने की कोशिश करता है जहां ये दोनों लागतें, ऑर्डरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, मिलकर सबसे कम हो। सुनने में तो ये काफी फायदेमंद लगता है लागत कम करने के लिए, लेकिन क्या ये अस्पतालों में आसानी से लागू हो पाता है, दवाइयों वगैरह पर? यहीं पे थोड़ी सी कह सकते हैं पेचीदगी आती है। EOQ मॉडल कुछ मान्यताओं, कुछ अजम्पशंस पर आधारित हैं, जैसे कि ये मानकर चलता है कि मांग यानी डिमांड स्थिर है और हमें पता है, ऑर्डर देने की लागत और रखने की लागत फिक्स्ड है और सामान तुरंत मिल जाता है, कोई लीड टाइम नहीं है। अच्छा, पर असल में तो ऐसा नहीं होता होगा, खासकर अस्पतालों में। बिल्कुल, असल जिंदगी में और खासकर अस्पतालों में डिमांड तो अक्सर बदलती रहती है, लागतें भी बदल सकती हैं और सामान मिलने में समय लगता है, जिसे हम लीड टाइम कहते हैं। इसलिए EOQ से जो मात्रा निकलती है उसे एक गाइडलाइन या शुरुआती बिंदु की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला लेते समय प्रैक्टिकल समझ और डिमांड का फोरकास्ट इन सबको मिलाना पड़ता है। और सही लागतों का पता लगाना भी अपने आप में एक चुनौती हो सकती है। फिर भी EOQ का जो सिद्धांत है कि ऑर्डरिंग और होल्डिंग कॉस्ट के बीच एक बैलेंस बनाना है, वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में बहुत जरूरी है। सही कहा, सिद्धांत तो जरूरी है, भले ही फॉर्मूला एकदम फिट न बैठे। आपने लीड टाइम का जिक्र किया, ये हमारी अगली चीज है। लीड टाइम क्या है और ये इतना जरूरी क्यों है? लीड टाइम बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ये वो समय है जो किसी आइटम का ऑर्डर देने से लेकर उसके आपके स्टोर या डिपार्टमेंट तक पहुंचने और इस्तेमाल के लिए तैयार होने तक लगता है। अच्छा। इसमें सप्लायर को ऑर्डर प्रोसेस करने में लगा समय, फिर ट्रांसपोर्ट में लगा समय, और फिर अस्पताल में सामान रिसीव करने, उसको चेक करने में लगा समय, ये सब शामिल हो सकता है। और ये समय इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी है। लीड टाइम जितना लंबा होगा उतनी ही ज्यादा अनिश्चितता, मतलब अनसर्टेनिटी होगी। कैसे? मान लीजिए किसी जरूरी दवा का लीड टाइम 2 हफ्ते है, तो आपको कम से कम अगले 2 हफ्तों की जरूरत का अंदाजा लगाकर स्टॉक रखना होगा। और अगर लीड टाइम भरोसेमंद नहीं है, मतलब कभी 2 हफ्ते लगते हैं, कभी 3 हफ्ते, हाँ, ऐसा होता होगा, तो आपको और भी ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, ताकि अगर सप्लाई में देरी हो भी जाए तो काम न रुके। इसी एक्स्ट्रा स्टॉक को हम अक्सर सेफ्टी स्टॉक या सुरक्षा स्टॉक कहते हैं।
ये लीड टाइम के अनिश्चितता और मांग में अचानक बढ़ोतरी दोनों से निपटने के लिए रखा जाता है। तो लंबे और अनिश्चित लीड टाइम का मतलब हुआ कि हमें ज्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, और ज्यादा स्टॉक मतलब ज्यादा होल्डिंग कॉस्ट। बिल्कुल। इसीलिए अस्पताल और सप्लायर दोनों ही कोशिश करते हैं कि लीड टाइम कम हो और ज्यादा भरोसेमंद हो। इसमें सप्लायर के साथ अच्छे रिश्ते बनाना, हो सके तो लोकल सप्लायरों को चुनना, ट्रांसपोर्ट के बेहतर तरीके खोजना, और अस्पताल के अंदर भी सामान रिसीव करने और उसको प्रोसेस करने के सिस्टम को तेज करना, ये सब शामिल है। लीड टाइम की सही जानकारी होना और उसकी लगातार निगरानी करना इन्वेंट्री प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी है। ये बात तो समझ आती है कि सप्लायर कितने भरोसेमंद है, ये कितना मायने रखता है। अब हम अपनी आखिरी अवधारणा पर आते हैं, बफर स्टॉक। क्या ये सेफ्टी स्टॉक जैसा ही है या कुछ अलग है? बफर स्टॉक और सेफ्टी स्टॉक, ये शब्द अक्सर एक दूसरे की जगह इस्तेमाल होते हैं, और मूल आइडिया एक ही है कि जो आपका नॉर्मल वर्किंग स्टॉक है उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक रखना, ताकि अचानक आए जरूरतें या दिक्कतों से निपटा जा सके। मतलब एक तरह का इमरजेंसी स्टॉक। हाँ बिल्कुल, इसे एक तरह का आपातकालीन या सुरक्षा स्टॉक मान सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है स्टॉक खत्म होने का जो खतरा है, जिसे स्टॉक आउट कहते हैं, उसे कम करना। और ये खतरा क्यों होता है? ये खतरा दो मुख्य कारणों से होता है। या तो लीड टाइम के दौरान मांग उम्मीद से ज्यादा बढ़ जाए, या फिर सप्लायर सामान पहुंचाने में उम्मीद से ज्यादा समय लगा दे, मतलब लीड टाइम बढ़ जाए। बफर स्टॉक इन दोनों ही सिचुएशन से आपको बचाता है। तो कितना बफर स्टॉक रखना चाहिए? क्या इसका कोई सीधा सा फॉर्मूला है? जैसे स्रोत में एक गणना का जिक्र था, अधिकतम खपत, औसत खपत गुणा लीड टाइम। हाँ, इसके लिए फॉर्मूले होते हैं, और वो अक्सर मांग में कितना उतार चढ़ाव है, डिमांड वेरिएबिलिटी, और लीड टाइम में कितना उतार चढ़ाव है, लीड टाइम वेरिएबिलिटी, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। आपने जो फॉर्मूला बताया वो भी एक तरीका है इसे कैलकुलेट करने का, लेकिन गणितीय बारीकियों से ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि बफर स्टॉक कितना रखना है, ये कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे उस आइटम का महत्व क्या है। VED एनालिसिस याद है? वाइटल आइटम्स के लिए ज़्यादा बफर स्टॉक रखेंगे। हाँ बिल्कुल। फिर उस आइटम की मांग कितनी अनिश्चित है, जिन चीज़ों की डिमांड बहुत घटती बढ़ती है, उनके लिए ज़्यादा बफर स्टॉक चाहिए होगा। लीड टाइम कितना भरोसेमंद है, अगर सप्लायर लेट लतीफ़ी करता है तो ज़्यादा बफर स्टॉक रखना पड़ेगा। और ये भी कि अगर वो आइटम खत्म हो गया तो उसका असर कितना गंभीर होगा, मतलब स्टॉक आउट की कॉस्ट क्या है। वाइटल दवा के खत्म होने का नतीजा गंभीर होगा तो उसका बफर स्टॉक ज्यादा रखेंगे, भले ही उसे रखने का खर्चा ज्यादा हो। और आखिर में अस्पताल कितना रिस्क लेने को तैयार है। कुछ अस्पताल कम स्टॉक रखकर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, जबकि दूसरे ज्यादा सुरक्षित रहना चाहेंगे। तो ये फिर से वही बात आ गई, एक संतुलन बनाने वाली बात है, स्टॉक खत्म होने के खतरे और एक्स्ट्रा स्टॉक रखने की लागत के बीच। बिल्कुल। बहुत ज्यादा बफर स्टॉक रखने से पैसा फंसता है, जगह घिरती है, दवाओं के एक्सपायर होने का खतरा बढ़ता है, और बहुत कम रखने से मरीज की देखभाल पर असर पड़ सकता है। तो सही लेवल तय करना एक लगातार चलने वाला काम है। इसमें डेटा को देखना पड़ता है, अपने अनुभव को इस्तेमाल करना पड़ता है, और अस्पताल की ज़रूरतें क्या हैं उनको ध्यान में रखना पड़ता है। ये सिर्फ एक नंबर तय करना नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। तो हमने आज 5 मुख्य तकनीकों को समझा। ABC विश्लेषण, जो मूल्य या खपत के हिसाब से चीजों को बांटता है। जी। VED विश्लेषण, जो जरूरत या महत्व के हिसाब से बांटता है। हाँ। EOQ, जो ऑर्डर की सही मात्रा बताने की कोशिश करता है लागत कम करने के लिए। सही। लीड टाइम, यानी ऑर्डर मिलने में लगने वाला समय, और बफर स्टॉक यानी सुरक्षा स्टॉक। ये तो साफ है कि ये सब अकेले काम नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल, एक अच्छी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम इन सभी तकनीकों का समझदारी से इस्तेमाल करती है। जैसे ABC विश्लेषण आपको बताता है कि किन आइटम्स पर A श्रेणी पर VED और बफर स्टॉक की नीतियों को सबसे सख्ती से लागू करना है। अच्छा। लीड टाइम की जानकारी आपकी EOQ कैलकुलेशन और बफर स्टॉक के लेवल दोनों को प्रभावित करती है। ये सब मिलकर काम करते हैं। तो इन सब का निचोड़ क्या है? अगर कोई अस्पताल इन तकनीकों को अच्छे से लागू करता है तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजे कई लेवल पर दिखते हैं। पहला, लागत कम होती है। कम स्टॉक रखने से होल्डिंग कॉस्ट बचती है। सही मात्रा में ऑर्डर करने से ऑर्डरिंग कॉस्ट कंट्रोल में रहती है। एक्सपायरी या वेस्टेज कम होता है। दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ती है। नर्सों और डॉक्टरों का समय स्टॉक ढूंढने या उसकी कमी से जूझने में बर्बाद नहीं होता। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, मरीजों की देखभाल की क्वालिटी और सेफ्टी बढ़ती है। अच्छा। केयर देने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ये वाकई में बहुत महत्वपूर्ण बात है।
मतलब अच्छा इन्वेंट्री मैनेजमेंट पर्दे के पीछे रहकर भी मरीजों की जिंदगी पर सीधा असर डालता है। निश्चित रूप से। लेकिन एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए, ये तकनीकें, ये मॉडल्स, ये बहुत शक्तिशाली उपकरण हैं, पर ये असरदार तभी होते हैं जब इन्हें सही डेटा, लगातार निगरानी और मानवीय समझ के साथ इस्तेमाल किया जाए। हाँ, ये जरूरी है। किस आइटम को किस वीडी कैटेगरी में रखना है, डिमांड का अंदाजा कितना सही है, बफर स्टॉक कितना होना चाहिए, इन सब में तजुर्बा, टीम वर्क और जमीनी हकीकत की समझ बहुत जरूरी है। सॉफ्टवेयर और सिस्टम मदद कर सकते हैं, पर आखिरी फैसला और जिम्मेदारी तो मैनेजमेंट और स्टाफ की ही होती है। तकनीक और मानवीय अनुभव का संगम, शायद यही सफलता की कुंजी है। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात कही आपने। आज की इस काफी विस्तृत चर्चा को अब यहीं रोकते हैं। हमने अस्पताल इन्वेंट्री प्रबंधन की कुछ मुख्य तकनीकों को काफी गहराई से समझा है, लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है। एक असली अस्पताल के माहौल में, जहां हर पल कुछ भी हो सकता है, जहां मांग अचानक बढ़ सकती है और जहां हर चीज का सीधा असर किसी की सेहत पर पड़ता है, वहां इन अलग अलग मकसदों के बीच, मतलब एक तरफ लागत कम रखनी है EOQ, और दूसरी तरफ उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित करनी है VED, बफर स्टॉक, इनके बीच लगातार संतुलन साधना कितना मुश्किल होता होगा। ये संतुलन कैसे बनाया जाता है और कैसे बनाए रखा जाता है, ये शायद लगातार चलने वाली एक कला भी है और विज्ञान भी।